आज हम इस वीडियो में एनर्जी मैनेजमेंट इन एंड यूजर प्लांट्स के ऊपर बात करेंगे, उनको समझेंगे। सीमांत उपभोग प्लांट का ऊर्जा प्रबंधन के बारे में। सीमांत उपभोग प्लांट में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम का बहुत ही महत्व है। आवश्यक प्रबंधन के द्वारा उपयोग ऊर्जा को कम कर विद्युत बिल को घटाया जा सकता है तथा यह अन्य उपभोक्ताओं के लिए विद्युत टैरिफ घटाने में सहायक होता है। राज्य सरकारें तथा विद्युत विनियामक विभिन्न उपकरणों और मशीनों की दक्षता बढ़ाने तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणों को प्रयोग करने के लिए कई कार्य योजनाएं चलाते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि सीमांत उपयोग प्लांट में ऊर्जा संरक्षण के कई पहलू हैं, उनको एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूनतम आपूर्ति योजना के बारे में हम बोलते हैं कि लीस्ट कॉस्ट यूटिलिटी प्लानिंग करनी पड़ती है। लीस्ट कॉस्ट यूटिलिटी प्लानिंग में हम देखते हैं कि आपूर्ति योजना के अंतर्गत हम कोई प्लानिंग करते हैं, उसको न्यूनतम लागत पर लाते हैं। कई चीज़ें होती हैं प्लांट में, तो प्लांट को किस प्रकार से इस तरह बनाया जाए कि उसकी लागत है, जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी न्यूनतम हो जाए, तो हम वो लीस्ट कॉस्ट के लिए कार्य करते हैं। दूसरा आता है उच्च दक्षता टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देना, यानी कि हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे हम ये सिद्ध कर सकें कि हम एनर्जी कंजर्व भी करेंगे और हमारा प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। तो प्रमोशन टू हाई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, यानी जितनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतना ही एनर्जी कंजर्व होगा, उतनी ही हमारी प्लांट में एनर्जी कम से कम लगेगी और दक्षता ज़्यादा आएगी और हमारा जो प्रॉफिट है या जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा। तीसरा है कृषि क्षेत्र में भी ऊर्जा संरक्षण के कई अवसर होते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको हमें काम में या उनको हमें ग्रैब करना होगा, उनको हमें पकड़ना होगा। वो कैसे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे हम सिंचाई साधन है तो उसमें हम एनर्जी को काम में लेते हैं। दूसरा, हम कई प्रकार की अनाज को स्टोरेज करते हैं, उसमें भी हम एनर्जी को काम में लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि हमें एनर्जी को यूज़ में लें तो उसको कंजर्वेशन का भी ध्यान रखें, यानी कि जैसे हम किसी मोटर को पानी की सिंचाई के लिए काम में ले रहे हैं तो उसको कितना चलाना है, कितना किस प्रकार से पानी के लिए उसमें ध्यान रखना है, ये भी हमें पता रखना होगा जिससे एनर्जी कंजर्व की जा सके। तीसरा, इसमें चौथा पॉइंट आता है, वो आता है कि इल्यूमिनेशन सिस्टम, जैसे घरों में है, मॉल्स में है, कहीं इंडस्ट्रीज़ में है, कहीं बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं जैसे, तो उनमें सब में इल्यूमिनेशन सिस्टम को किस प्रकार से हमें चेक करना चाहिए कि वहाँ भी एनर्जी कंजर्वेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जा सके। वहाँ क्या करते हैं कि जैसे मान लो घरों में है तो घरों में बहुत रोशनी की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ हम ऐसे लाइट्स को लगाएं, जैसे CFL लगा लें तो वो चल जाएंगे। लेकिन इसी प्रकार इसमें क्या होगा कि हम कई जगह जहाँ बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है तो उसमें हाई वोल्टेज को यूज़ में ले रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे LED टाइप में लाइट यूज़ में लें तो वो भी चलेगी और उसको भी हम देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगी और एनर्जी कंजर्व भी करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंस और फ्रिज वगैरह हैं, रेफ्रिजरेटर है, इनमें भी एनर्जी कंजर्वेशन की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। फैंस को गर्मियों में हम काम में लेते हैं तो, या किसी भी चीज़ को सुखाने, या जनरली हम सुखाने के काम में लेते हैं, गर्मियों में ठंड हवा खाने के लिए काम में लेते हैं। फ्रिज है तो घरों में फ्रिज में क्या है कि हम किचन के अंदर सामान है उसको ठंडा करने के लिए काम में लेते हैं, कहीं लिक्विड्स वगैरह को ठंडा करने के काम में लेते हैं। तो उनको हम अपने एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ के तहत देखेंगे कि जैसे फ्रिज है तो उसमें इतना सारा एक साथ सामान नहीं रखें, लोडेड नहीं कर दें कि उसमें एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। हमें जितने की ज़रूरत है उतना ही सामान रखें, उसी को उस हिसाब से उसको ठंडा भी करें। लेकिन हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हम किस प्रकार से ये देख रहे हैं कि फ्रिज को भी हम चालू रखें, हमारे सामान को भी ठंडा करें और एनर्जी को भी बचाया जा सके। इसके बाद हमारी आती है कूलिंग और हीटिंग सिस्टम। घरों में सर्दियों में हमें हीटिंग की आवश्यकता होती है और गर्मियों में कूलिंग की। कूलिंग के अंदर हम फ्रिज तो अपने सामान के लिए होता है, लेकिन अगर अपने को चाहिए तो उसमें हमें डेजर्ट कूलर और जनरली AC वगैरह काम में लेते हैं। तो उनको भी हमें एफिशिएंट
टेक्नोलॉजी के द्वारा ही काम में लेना चाहिए। कूलर है तो कूलर को हम कमरे के साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन करें, कमरे के साइज़ के हिसाब से चयन करें, फिर उसको चलाएं तो जितनी देर हमें ज़रूरत हो उतना ही, कमरा ठंडा हो गया तो बंद कर देना चाहिए। इसी प्रकार एसी को भी कमरे की साइज़ के हिसाब से चुनना चाहिए कि जहाँ 1 टन की एसी ज़रूरत है 1 टन का ही लें, 1.5 टन का नहीं लें, और जहाँ 1.5 टन की आवश्यकता है तो 1.5 टन का लें, 2 एसी न लगावें। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि वो सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन करके एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। हीटिंग सिस्टम में क्या है कि जब कमरा गर्म हो जाता है तो हीटर को बंद कर देना चाहिए। हीटर को हम देखते हैं कि कहाँ 1000 वाट का हीटर है तो 1000 वाट के हीटर को अगर इतना काम में कमरा गर्म करने में आ रहा है तो वहाँ पे हम 1500 या 2000 वाट का हीटर यूज़ नहीं करें। और साथ में ये भी देखें कि उसका कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। अब ये नहीं है कि हम हीटर को सारी रात चला के छोड़ दें, अगर कमरा गर्म हो रहा है तो हीटर को बंद कर देना चाहिए और कमरे में गर्मी को मेंटेन रखना चाहिए। इसके बाद जो 7वां पॉइंट आता है वो है औद्योगिक क्षेत्रों में भी ऊर्जा संरक्षण के कई अपॉर्चुनिटीज़ को मिलती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में हम क्या है कि इंडस्ट्रीज़ को हम ऑडिट के द्वारा देखते हैं कि फर्स्ट ऑडिट, सेकंड ऑडिट, थर्ड ऑडिट, और उनमें कई मशीनें होती हैं। मशीनों को पुरानी हो गई हैं तो उनको चेंज करते हैं, उनको मॉडर्नाइज करते हैं। वायरिंग ख़राब है तो वायरिंग को चेंज करते हैं। कौन कौन से नोजल्स वगैरह सबको देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, इनको कैसे हम यूज में ले सकते हैं, किस तरह से एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें जो ऑप्शंस हो, टैरिफ ऑप्शंस फॉर डीएसएम, तो डीएसएम जो आपका होता है उसके लिए हम डिमांड साइड मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उसको हम टैरिफ ऑप्शन के द्वारा भी एनर्जी मैनेजमेंट को कर सकते हैं। डिमांड साइड में टैरिफ ऑप्शन दो ड्यूल टैरिफ होते हैं और एक सिंगल। तो ड्यूल टैरिफ को जब जरूरत हो नहीं हो तो ड्यूल टैरिफ को यूज़ नहीं करें या ऑप्शन में नहीं लें, अगर ज़रूरत है तो ड्यूल टैरिफ का ही काम में लें। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर एक्सेप्टेंस। कस्टमर एक्सेप्टेंस में उपभोक्ता को क्या स्वीकार है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, उसके बारे में हमें देखते रहना चाहिए कि उसको कैसे हम ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई ये कस्टमर एक्सेप्टेंस है। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए कि उसको एक्सेप्ट होगी हमारी जो पॉलिसी है, जो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है, वो कस्टमर को बताते रहें। कस्टमर को बताएं कि ये किस प्रकार से लागू करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, इसमें किस प्रकार से आपके इक्विपमेंट्स हैं वो ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे और आपको एनर्जी बचेगी तो आगे भी लाभ होगा। इस प्रकार कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, कस्टमर को बताना होता है कि आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना होता है उन चीज़ों को। तो इम्प्लीमेंट इशूज़ होते हैं कई, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई नहीं मान रहा है, कोई मान रहा है, तो आपको उन इशूज़ के बारे में सभी को बताना चाहिए और इशूज़ को बताकर ही ये सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। उसके बाद आपकी स्ट्रेटजीज होती है, उनको भी इम्प्लीमेंटेशन में लाना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक उस स्ट्रेटजी का कोई फ़ायदा नहीं है और उनको फेल नहीं होने देना है। इम्प्लीमेंट करते वक्त सभी को बताना होगा कि हमारे ये स्ट्रेटजीज है, इनकी स्ट्रेटजीज के तहत अगर आप चलेंगे तो आपका इंडस्ट्री राइज करेगा, आपको फ़ायदा होगा, आपको एनर्जी बचेगी और आपको बिलिंग में भी कम होगा। डिमांड साइड मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट दोनों का बैलेंस करके चलना पड़ता है। डीएसएम तथा पर्यावरण, ये भी इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे हम देखेंगे। एनवायरनमेंट को जब तक सेव नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट के साथ नहीं चलेंगे, उसको हम बिगड़ने नहीं देना चाहिए, वो तो तभी मैनेजमेंट लाभदायक है। अब यहाँ पे डिमांड साइड हो तो हम ज़्यादा इसको देखते हैं कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ों को काट दो या हमारे जंगलों को ख़त्म कर दो या फिर गैसों को इतना रिसाव कर दो कि एनवायरनमेंट में बिल्कुल ही बदलाव आ जाए और बहुत ही ख़तरनाक स्तर पे हवा में पोल्यूट हो जाए। इसके बाद हम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस विद डिमांड साइड मैनेजमेंट को भी देखते हैं, यानी कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए, वो भी हमें सोचना होगा, उसको भी हमें देखना होगा, उसके अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को शेयर करना होगा। यहाँ क्या है कि इंटरनेशनल जैसे अब डेवलप्ड कंट्री है, विकासशील देश है, वहाँ पे कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, किस टेक्नोलॉजी के द्वारा वो एनर्जी को जनरेट करते हैं, फिर एनर्जी को सेव करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखते हुए ही ये सब चीज़ करना होगा। क्योंकि इंटरनेशनल जो स्तर होता है उसको अगर हम आप देखेंगे नहीं, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे या हमारे यहाँ यूज़ नहीं करेंगे तो हम अपने आप को बहुत ही पिछड़ा पा पाएंगे और हमारी जो मैनेजमेंट है वो फेल हो जाएगी और जो हमारी एनर्जी की कॉस्ट है वो बढ़ती ही जाएगी। इस प्रकार से हमें ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि हमें कैसे इनको यूज़ में लेना है। डिमांड साइड मैनेजमेंट को करते वक्त किस तरह से हमें स्ट्रेटजी बनानी, किस तरह से हमें हमारी पॉलिसी को काम में लेना है, वो सारी चीज़ें देख कर ही हमें आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंड यूज़र पे जो एनर्जी मैनेजमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए हमें हर तरीके से जो ऊपर आप डिस्कस किया है उन पॉइंट्स को ध्यान में रख कर ही हमें चलना होगा।
यहाँ पे जो भी आप करते हो वो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए एक मिसाल बनना चाहिए दूसरों के लिए कि हम एनर्जी मैनेजमेंट में ये नए तरीके अपना रहे हैं, नई चीज़ें ला रहे हैं और हाई जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको काम में लेकर हम एक दूसरे को ये दिखाएं कि हाँ, इससे हमें किस प्रकार से आगे फ़ायदा हो रहा है, किस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं। आज इतना ही, अगले टॉपिक अगले क्लास में लेते हैं।